नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, ऐसा लग रहा है देश में जंग होगी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट फिर से सख्त, यूपी सरकार से कहा फैसले पर करे पुनर्विचार वरना हम दे देंगे आदेश। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी आज से लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस नेताओं संग चुनावी तैयारियों पर करेंगी चर्चा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, ऐसा लग रहा देश में जंग होगी। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन पर भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया है। रामपुर में राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान तो वापस नहीं आएगा, किसान वहीं रहेगा, सरकार को बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने 5 सितंबर को बड़ी पंचायत बुलाई है, आगे का जो भी निर्णय होगा उसमें लेंगे। 2 महीने का सरकार को भी टाइम है, अपना फैसला सरकार भी कर ले, किसान भी कर लेंगे। जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा है युद्ध होगा। रामपुर पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का हालचाल जानने के लिए आए हैं, बारिश हो नहीं रही है, हमने डीजल को लेकर आंदोलन क्या कर दिया, बोल रहे हैं कि महंगाई से आपका क्या मतलब है, डीजल खरीद रहे हैं, देख रहे हैं सरकार सब्सिडी दे रही है या नहीं, किसान अपनी जेब से खरीद रहा है, गन्ने का भुगतान हो नहीं रहा, तराई वाली बेल्ट को नुकसान हो रहा है। हालात ये हैं कि देश के किसानों को नुकसान है। टिकैत ने कहा कि सरकार जो कानून लाई है इससे और ज्यादा नुकसान होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार कानून वापसी ले और किसानों से बैठकर बात करे, नहीं तो यह आंदोलन जारी रहेगा। किसानों में गर्माहट है। किसानों के धरने पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे, इसलिए सरकार नहीं सुन रही है। क्रांतिकारी तरीके से धरना दे तो सुन लेगी, वो हम कर नहीं सकते, हम तो शांति के पुजारी हैं। टिकैत साहब हमेशा धरनों पर शांति से विश्वास रखते हैं। किसानों के संसद का घेराव करने पर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान संसद भवन का रास्ता जानते हैं, अभी 22 तारीख से 200 लोग वहां जाएंगे, जब तक पार्लियामेंट चलेगी तब तक हर रोज 200 लोग जाएंगे। अब जब भी किसान जाएगा तो लाल किला नहीं, संसद भवन ही जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट फिर सख्त, यूपी सरकार से कहा फैसले पर करे पुनर्विचार वरना हम देंगे आदेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि या तो वह सांकेतिक कांवड़ यात्रा आयोजित करने पर पुनर्विचार करे या हम आदेश पारित करेंगे। शीर्ष अदालत ने सोमवार तक यूपी सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है। जस्टिस रोहिंटन एफ नारिमन की पीठ ने कहा कि महामारी देश के सभी नागरिकों को प्रभावित करती है, शारीरिक यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि यह प्रत्येक नागरिक से संबंधित मामला है और धार्मिक सहित अन्य सभी भावनाएं नागरिकों के जीवन के अधिकार के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सोमवार तक अपना विचार रखने का समय दिया है। वहीं सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि वह सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा की अनुमति देने की योजना बनाई है और सीमित संख्या में भी। यूपी सरकार ने यह भी कहा कि वह कंटेनर के जरिए श्रद्धालुओं को गंगाजल मुहैया कराने का निर्णय लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत नहीं दिखा। बता दें कि इस बीच केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामा में सरकार ने शीर्ष कोर्ट से कहा है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य सरकारों को हरिद्वार से गंगाजल लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हालांकि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को निर्दिष्ट स्थानों पर टैंकरों के माध्यम से गंगाजल उपलब्ध कराने के लिए प्रणाली विकसित करनी चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले कोरोना संकट को देखते हुए इस बार उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर रोक नहीं लगाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में खुद संज्ञान लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी, प्रियंका गांधी आज से लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस नेताओं संग चुनावी तैयारियों पर करेंगी चर्चा। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार को 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच रही हैं। लखनऊ प्रवास के दौरान वे पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों व जिला शहर अध्यक्षों के साथ बैठकों को लेकर पार्टी नेताओं से बातचीत भी करेंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के संयोजक अशोक सिंह ने बताया कि लखनऊ एयरपोर्ट से आलमबाग, चारबाग, केकेसी, बर्लिंगटन चौराहा, बापू भवन, विधान भवन होते हुए जीपीओ स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। माल्यार्पण के बाद वे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगी। 17 जुलाई को वे अमेठी व रायबरेली के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों से मुलाकात करेंगी। इसके बाद प्रतियोगी छात्रों, बेरोजगार मंच के पदाधिकारियों के साथ भर्ती घोटाले व रुकी हुई भर्तियों के संबंध में बैठक करेंगी। इसके अलावा वे कुछ अन्य लोगों से भी मिलकर चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ आगमन पर महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से हजरतगंज चौराहे पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम रखा गया है। महानगर अध्यक्ष उत्तरी अजय श्रीवास्तव अज्जू एवं महानगर अध्यक्ष दक्षिणी दिलप्रीत सिंह डीपी द्वारा आयोजित माल्यार्पण कार्यक्रम में प्रियंका गांधी दोपहर 1 बजे महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। एयरपोर्ट से हजरतगंज चौराहे पर आते समय कई जगह प्रियंका का स्वागत भी किया जाएगा। यह कार्यक्रम कांग्रेस के आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
पीएम के दौरे पर बोले आचार्य प्रमोद, मोदी बहुत बड़े इवेंट मास्टर, नाकामी से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कर रहे धमाका। जी हां दोस्तों, आज तक पर डिबेट के दौरान एंकर अंजना कश्यप ने पैनलिस्ट आचार्य प्रमोद से पूछा कि अगर मोदी बनारस में उद्घाटन कर 2022 और 2024 के लिए निशाना लगा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। जवाब में आचार्य प्रमोद कहने लगे कि काशी का महत्व न सिर्फ हिंदू धर्म के लिहाज से है बल्कि राजनीतिक लिहाज से भी है, क्योंकि पीएम खुद वहां से चुनकर आते हैं। पीएम मोदी ने अगर काशी के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं तो ये पीएम मोदी का कर्तव्य है, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है। आचार्य कहने लगे कि मोदी जी बड़ा इवेंट करने के मास्टर हैं। पीएम ने कोविड, बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों पर नाकामी से ध्यान हटाने के लिए ये धमाका किया है। बता दें कि कोविड-19 के खिलाफ उत्तर प्रदेश की लड़ाई को अभूतपूर्व करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार की जमकर सराहना की और कहा कि कोरोना वायरस के खतरनाक स्वरूप ने मोदी पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन प्रदेश ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। अपने संसदीय क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के साथ ही विकासोन्मुखी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि उनके नेतृत्व में राज्य एक आधुनिक प्रदेश बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। महामारी के खिलाफ काशी क्षेत्र में किए गए प्रयासों की भी जमकर सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आज दुनिया के अनेक बड़े बड़े निवेशक आत्मनिर्भर भारत के महायज्ञ से जुड़ रहे हैं और इसमें भी उत्तर प्रदेश देश अग्रणी निवेश केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वह रुकती नहीं है और वह थकती भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीने पूरी मानव जाति के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं और इस दौरान कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने यूपी की जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया, असदुद्दीन ओवैसी। जी हां दोस्तों, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार को यूपी के मुरादाबाद में रोड शो करने पहुंचे, जहां लोगों की भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। आज ओवैसी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पीएम मोदी द्वारा वाराणसी में की गई सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ये बड़े दुख की बात है, ताज्जुब भी हुआ कि देश के पीएम यूपी के लोगों के दुख, तकलीफ और बेबसी से इतना डिस्कनेक्ट हैं कि हकीकत का इकरार नहीं किया। अपनी नाकामी को कि यूपी और केंद्र सरकार कोरोना की दूसरी लहर में जनता की जान बचाने में नाकाम रहे। 2 से 3 लाख लोगों की मौतें हो गई, नदियों में लाशें तैर रही थीं, शवों को कुत्ते नोच खा रहे थे। पीएम ये भूल चुके हैं कि ये लाशें किसी के माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या दोस्तों की थी। पीएम ने कल इन परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। बता दें कि पीएम मोदी ने गुरुवार को वाराणसी में कहा कि कोरोना के खिलाफ यूपी की लड़ाई अभूतपूर्व रही। कोरोना के खतरनाक स्वरूप ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन यूपी ने पूरे सामर्थ्य से इस संकट का मुकाबला किया। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया कि वह रुकनी नहीं है, थकती नहीं है। पिछले कुछ महीने पूरी मानव जाति के लिए मुश्किल भरे रहे। पीएम ने यह भी कहा कि कोरोना के खिलाफ काशी प्रशासन ने दिन रात कड़ी मेहनत करके स्वास्थ्य सेवाएं खड़ी की। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा जांच करने वाला राज्य है। पूरे देश में सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला राज्य भी यूपी ही है। 4 साल पहले तक यूपी में सिर्फ दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या भी करीब 4 गुना बढ़ चुकी है। यूपी में 550 से अधिक ऑक्सीजन संयंत्र बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं निर्मित करने का जो बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया वो सराहनीय है। उन्होंने कहा 4 साल पहले तक जहां उत्तर प्रदेश में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या आज करीब 4 गुना हो चुकी है। बहुत सारे चिकित्सा कॉलेजों का निर्माण अपने अलग अलग चरणों में है। अभी उत्तर प्रदेश में करीब 550 से अधिक ऑक्सीजन संयंत्र बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं निर्मित करने का जो बीड़ा उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया है वह सराहनीय है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी में योजनाएं नहीं आती थी या दिल्ली से पैसा नहीं भेजा जाता था। 2014 में हमारी सरकार आने के बाद से इतनी तेजी से ही प्रयास होते थे, लेकिन उस समय लखनऊ से रोड़ा अटक जाता था। योगी जी खुद ऊर्जा लगाकर विकास के कामों को गति देते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत बोले अब अगला निशाना योगी सरकार, विधानसभा चुनाव में कुर्सी से उतार कर ही लेंगे दम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के लागू किए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पहुंचे। राकेश टिकैत ने प्रदेश की योगी सरकार को सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अब उनके निशाने पर यूपी की सरकार है। टिकैत ने कहा कि उनका संगठन राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुर्सी से उतार कर ही दम लेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब भारतीय किसान यूनियन के निशाने पर है। संगठन आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेगा और इस सरकार को हटा करके ही दम लेगा। समाजवादी
समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष लखविंदर सिंह लखा के घर एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए टिकैत ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय किसान यूनियन बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब रही थी। परिणाम स्वरूप पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी किया जाएगा। टिकैत ने स्पष्ट किया कि भारतीय किसान यूनियन न तो चुनाव लड़ेगी और न ही किसी दूसरी पार्टी का समर्थन करेगी, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने का काम अवश्य करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी वाराणसी में प्रधानमंत्री के दौरे पर कांग्रेस और सपा ने उठाए सवाल, कहा कोविड से मौत पर कोई चर्चा नहीं हुई। जी हां दोस्तों, विकास परियोजनाओं की सौगात देने बृहस्पतिवार को वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर सपा और कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता अजय राय ने प्रधानमंत्री के आगमन पर कहा कि वह काशी के सांसद हैं, पर कोविड की पहली और दूसरी लहर में भी लोगों का दर्द बांटने नहीं आए। परियोजनाओं के उद्घाटन के जश्न के साथ वह काशी में आए, जबकि पिछले वर्षों में उनकी उद्घाटित कई परियोजनाएं सफेद हाथी बनी हुई है। हम विकास का स्वागत करते हैं, पर प्रधानमंत्री यह भी तो जाने कि जो काम हुए उनकी हालत और उनके असर क्या है। पूर्व विधायक ने कहा कि लालपुर का बुनकर फैसिलिटेशन केंद्र संघ के कार्यक्रमों का केंद्र बनकर रह गया है। गंगा में कथित बंदरगाह भी अर्थहीन है। वह बीएचयू अस्पताल में नई इकाइयों को पहले ही उद्घाटित कर चुके हैं। कोविड काल में बीएचयू अस्पताल में लोगों की दुर्दशा एवं बेहाली किसी से छिपी नहीं है। वहीं सपा के स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कोविड से जो मौतें हुई उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। रोजगार पर पीएम ने कुछ नहीं कहा। महंगाई पर लगाम नहीं लगी। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। प्रशासन ने जनता के पैसे का बंदरबांट किया। जगह जगह गंदगी पर ध्यान ना जाए, इसलिए पर्दे लगवाए गए ताकि हमारी स्मार्ट सिटी और स्मार्ट लगे। अन्य दलों के नेताओं के साथ भाजपा नेता भी नजरबंद। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले बृहस्पतिवार को शहर में अन्य दलों के नेताओं के साथ भाजपा नेता को भी नजरबंद किया गया। कई नेता मौके की नजाकत को भांपकर घर छोड़कर चले गए थे। प्रधानमंत्री जब तक नहीं पहुंच गए तब तक इन नेताओं पर पुलिस की नजर रही। सारनाथ स्थित तिलमापुर के भाजपा नेता को भी नजरबंद किया गया। वहीं कांग्रेस के मनीष चौबे को उनके घर पर ही रोका गया। समाजवादी छात्र सभा के निवर्तमान प्रदेश सचिव मनीष यादव और सपा के पूर्व दक्षिणी विधानसभा मनोज यादव को भी नजरबंद किया। जिला पंचायत अध्यक्ष और 5 ब्लॉक प्रमुखों ने पीएम से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भाजपा संगठन के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से बातचीत की। पीएम ने कोरोना काल में सेवा के जरिए संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। पंचायत के जनप्रतिनिधियों से पीएम ने कहा कि किसी भी देश के विकास की नींव पंचायत होती है। अपनी मेहनत और लगन से पंचायतों की तकदीर बदलिए। पीएम ने कहा कि पंचायतों के कामकाज में जनता की राय ले और उसी आधार पर काम करें। गरीबों के बीच जाइए और उनकी सेवा के जरिए मदद करिए। इस दौरान नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, सेवापुरी ब्लॉक प्रमुख रीना कुमारी, पिंडरा के प्रमुख धर्मेंद्र, हरुआ के विनोद कुमार उपाध्याय, चिरई गांव से अभिषेक कुमार, काशी विद्यापीठ ब्लॉक की प्रमुख रेणु पटेल को पीएम ने बधाई दी। चोलापुर की लक्ष्मीना इसमें शामिल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में सोनिया गांधी, शरद पवार समेत कई नेताओं से मिलेंगी ममता बनर्जी, करेंगी 2024 पर मंथन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद ममता बनर्जी पहली बार दिल्ली आ रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 25 जुलाई को दिल्ली में होंगी। इस दौरान वह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, शरद पवार समेत तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी, क्योंकि 2024 के चुनावों पर मंथन करेंगी। ममता ने कहा कि अगर टाइम दिया गया तो मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी मिलूंगी। बीजेपी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम नेताओं के प्रचार में उतरने के बाद भी ममता बनर्जी की जीत को अहम माना जा रहा है। जीत के बाद वह खुद को बीजेपी के खिलाफ 2024 में बनने वाली विपक्षी मोर्चे के एक बड़े चेहरे के तौर पर देख रही हैं। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बिहार से आरजेडी, यूपी से समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र से शिवसेना, एनसीपी समेत तमाम राज्यों की पार्टियों ने उनकी तारीफ की थी और उन्हें कदावर नेता करार दिया था। इसे भी उनके राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरने से जोड़कर देखा जा रहा था। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ऐसे समय दिल्ली आ रही हैं जब संसद का मानसून सेशन भी चल रहा होगा। इस दौरान विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी बना रहा है। ममता बनर्जी यह समय इसलिए चुना है क्योंकि इस दौरान तमाम विपक्षी नेताओं को दिल्ली में मौजूदगी रहेगी और मुलाकात का शेड्यूल बनाना आसान रहेगा। दिल्ली में ममता बनर्जी आप संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कुछ नेताओं से भी मिल सकती हैं। केजरीवाल को ममता बनर्जी अपना अच्छा दोस्त बताती रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, कहा हर महीने दे 2 करोड़ वैक्सीन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर राज्य की उपेक्षा का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार बंगाल को पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पीएम मोदी को पत्र लिखकर ममता ने पश्चिम बंगाल को और वैक्सीन उपलब्ध करने का आवेदन किया है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकार के पास रोज 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की सुविधा है, लेकिन पर्याप्त संख्या में वैक्सीन की उपलब्ध
उपलब्धता नहीं होने के कारण टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में शिकायत की है कि उनके राज्य को पर्याप्त वैक्सीन नहीं दी जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि दूसरे राज्यों को ज्यादा वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है, जबकि बंगाल को कम वैक्सीन दी जा रही है। केंद्र की भाजपा सरकार पश्चिम बंगाल के साथ वैक्सीन आवंटन में भेदभाव कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य सरकार को हर महीने कम से कम 2 करोड़ वैक्सीन मुहैया कराने का आवेदन किया है, ताकि 6 महीने में राज्य के सभी लोगों को टीके की दोनों खुराक लगा दी जा सके। राज्य सचिवालय में इस पत्र का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हमें 14 करोड़ वैक्सीन खुराक की जरूरत है, लेकिन हमें पर्याप्त टीके नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल को अब तक केवल 2.12 करोड़ वैक्सीन की डोज मिली है। सुश्री बनर्जी ने कहा कि हमने खुद 18 लाख टीके खरीदे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों को अधिक टीके मिल रहे हैं, कुछ को बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब और यूपी के 2022 विधानसभा चुनावों में बीजेपी जेजेपी दल मिलकर लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, पड़ोसी राज्य पंजाब और उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनावों में भाजपा और जसपा दल मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। अपने पहले विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका तक पहुंची जसपा आत्मविश्वास और उत्साह से पूरी तरह से जहां लबरेज नजर आ रही है, वहीं पार्टी के चौ देवी लाल की किसानी हितैषी छवि का भी लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। इन दोनों दलों की गठबंधन सरकार प्रदेश में बहुत समन्वय और आपसी तालमेल के साथ काम कर रही है। जसपा प्रधान महासचिव एवं इंसो राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने पंजाब केसरी से इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि पंजाब हमेशा से उनके लिए एक परिवार की तरह रहा है, जिसके साथ हमारे बुजुर्गों का पुराना नाता रहा। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की सांसदों को चेतावनी, संसद में आवाज नहीं उठाई तो विरोध के लिए रहे तैयार। जी हां दोस्तों, मानसून सत्र से पहले किसानों ने सांसदों से कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को संसद में उठाने की मांग की है। किसान संगठनों ने चेतावनी देते हुए अपने चुने हुए सांसदों से कहा है, यदि सांसद कृषि कानूनों का मुद्दा संसद में नहीं उठाते हैं तो किसान सांसदों और उनकी पार्टी का विरोध करेंगे। इसे मतदाता सचेतक कहते हुए किसान संघ सांसदों से कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों ने यह संदेश सभी सांसदों को मानसून सत्र से पहले ईमेल के जरिए भेजने का फैसला लिया है। बीते 7 माह से दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने कहा है कि सत्र के सभी दिनों में संसद के बाहर 200 किसानों के जत्थे भेजने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने तीनों कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई में सांसदों को शामिल करने का भी फैसला लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के एक प्रमुख नेता और बीकेयू के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि वे जानना चाहते हैं कि सांसद संसद में कृषि कानूनों का मुद्दा उठाने में विफल क्यों रहे, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूके की संसद में इस पर बहस हुई थी। क्रांतिकारी किसान यूनियन के डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि हर यूनियन से कहा गया है कि रोजाना 5 प्रतिनिधि संसद के लिए रवाना किए जाएं। अगर किसानों के एक जत्थे को रोका और गिरफ्तार किया गया तो अगला जत्था अगले दिन मार्च करेगा। हम इसे सत्र के अंत तक जारी रखेंगे। 26 जनवरी की हिंसा को ध्यान में रखते हुए अब किसान दोबारा 22 जुलाई से 13 अगस्त के बीच संसद की ओर मार्च करेंगे। 26 जुलाई और 9 अगस्त को जत्थों में सिर्फ महिलाएं होंगी। भाषा के अनुसार नेताओं ने अपने साथी प्रदर्शनकारियों, विशेष रूप से जो संसद के बाहर प्रदर्शन करने जाएंगे, उनसे शांतिपूर्ण विरोध सुनिश्चित करने के लिए फोटो और आधार कार्ड सहित अपनी पहचान का विवरण प्रस्तुत करने का आग्रह। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस का खास प्लान, खड़गे को मिली है जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, मानसून सत्र से पहले कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस की ओर से तैयार की जा रही है। संसद के भीतर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ भी संपर्क साधेगी। पार्टी की ओर से इस काम के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे दूसरी विपक्षी दलों के साथ समन्वय का काम देखेंगे। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के नेताओं विपक्षी दलों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर पार्टी का एक जैसा स्टैंड होना चाहिए। बैठक में शामिल सभी नेताओं से सोनिया गांधी ने फ्लोर मैनेजमेंट पर जोर देने की बात कही। इस बार नजर टीएमसी सांसदों पर भी होगी, जिनकी संसद में सक्रिय भूमिका निभाने की संभावना अधिक है। स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक में राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, लोकसभा पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश, आनंद शर्मा, एलएस मैनेजर के सुरेश, गौरव गोगोई, मणिक टैगोर और मनीष तिवारी शामिल थे। कांग्रेस ने फैसला किया कि वह संसद के मानसून सत्र में राफेल विमान सौदे की फ्रांस में हो रही जांच, कोरोना महामारी, टीकाकरण की धीमी रफ्तार, किसान आंदोलन और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 16 जुलाई को 3 दिनों के दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। चुनावी रणनीति पर नेताओं से करेंगी चर्चा। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव पास आते ही यूपी में नेताओं की हलचल बढ़ने लगी है। कांग्रेस भी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 3 दिन के लखनऊ दौरे पर पहुंच रही हैं। प्रियंका 16 जुलाई को लखनऊ पहुंचेंगी
रहेंगी और 18 जुलाई तक वहीं रहेंगी। 16 जुलाई को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी दोपहर 1 बजे लखनऊ हवाई अड्डे पहुंचेंगी। दोपहर 1 बजे 5 मिनट पर वह जीपीओ पर गांधी प्रतिमा के लिए रवाना होंगी। 1:30 बजे से 1:40 के बीच वह गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगी। दोपहर 1:45 पर प्रियंका गांधी जीपीओ से माल रोड पर मौजूद कांग्रेस ऑफिस के लिए रवाना होंगी। 2 बजे वह पार्टी ऑफिस पहुंचेंगी। 2 से 3 बजे तक प्रियंका गांधी पार्टी ऑफिस में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। 17 जुलाई को प्रियंका गांधी के दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान कांग्रेस नेता सुबह 10:20 पर कांग्रेस ऑफिस पहुंचे। 10:30 बजे से 11:30 बजे तक करीब 1 घंटे तक प्रियंका गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगी। दौरे के आखिरी दिन प्रियंका के कार्यक्रम की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ सकी है। बता दें कि यूपी में अगले साल को लेकर विधानसभा को लेकर कांग्रेस भी पूरी तरह से एक्टिव है। प्रियंका कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी से एक्टिव हो गई हैं। सपा और बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पार्टी भी पूरी तैयारियों में जुट गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2024 पर टिकी है गांधी परिवार की निगाहें, क्या पीके का जादू खेला करेगा? जी हां दोस्तों, कहावत है कि मुश्किल समय में मुश्किल फैसले लेने होते हैं और ये बात कांग्रेस के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। 2017 के यूपी चुनाव में प्रशांत किशोर के साथ अनबन के बावजूद कांग्रेस को अब समझ आ गया है कि अस्तित्व बचाने की लड़ाई में उसे किशोर की जादू की जरूरत है। पिछले यूपी चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रशांत किशोर पर पार्टी के शीर्ष कमान को भ्रमित करने का आरोप लगाया था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।